नमस्कार दोस्तों। आज हम जो नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं उसका नाम है अपकृत्य विधि, लॉ ऑफ टॉर्ट। मुझे लगता है कि लगभग सारे राज्य के न्यायिक सेवा की परीक्षाओं में जो मुख्य परीक्षा होती है सब जगह ये लॉ ऑफ टॉर्ट है। एचजेएस में भी लॉ ऑफ टॉर्ट है, चाहे यूपी एचजेएस हो या किसी और राज्य के का एचजेएस हो। साथ ही साथ यह एक स्कोरिंग नंबर वाला सब्जेक्ट है। जो विधि के छात्र हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, वो भी जो है इस वीडियो के माध्यम से अपना अपकृत्य विधि तैयार कर सकते हैं और बहुत ही सरल स्पष्ट भाषा में समझाया गया। हाँ, एक दिन मेरे व्हाट्सएप नंबर पे किसी ने ये बोला था कि इतना नोट्स कहाँ से पा गए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वो कहीं किसी टॉपर नोट्स से कहाँ से पढ़ते थे। मैं किसी का नाम यहाँ नहीं लूँगा, ये नेगेटिव होता है, लेकिन वो पता नहीं नोट्स कोई टॉपर लिखता है कि नहीं। लेकिन दोस्तों ये बताकर आपको जानकर हर्ष होगा, खुशी होगा कि मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया है, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अब मैं गोल्ड मेडलिस्ट होकर के क्यों सेलेक्ट नहीं हुआ? तो कुछ विधि का विधान होता है, माँ बाप का अकेला हूँ, जिम्मेदारियाँ हैं और भी चीज़ें होती हैं जो कभी मैं अपने बारे में बताऊंगा तो आपको रियलाइज होगा। और आइए फिलहाल अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसका नाम है अपकृत्य विधि। दोस्तों अपकृत्य विधि बहुत ही लंबा सब्जेक्ट है, लेकिन हमको एक कॉमन पढ़ाई करनी है जो हर जगह काम आ जाए। जैसे हम अपकृत्य विधि का अर्थ एवं परिभाषा पढ़ेंगे, अपकृत्य पूर्वदायित्व का आधार पढ़ेंगे, अपकृत्य पूर्वदायित्व की सामान्य शर्तें पढ़ेंगे, अपकृत्य में मानसिक तत्वों का क्या योगदान है ये पढ़ेंगे, अपकृत्य में सामान्य प्रतिवाद क्या होता है, व्यक्तिगत अयोग्यता एवं उन्मुक्तियाँ क्या होती हैं, अपकृत्य का उन्मोचन क्या होता है, क्षति की दूरस्था का सिद्धांत क्या होता है, अपकृत्य के प्रति सामान्य उपचार क्या उपलब्ध है। उसी तरीके से ये सामान्य बातें जानने के बाद हम प्रतिनिधिक दायित्व, उपेक्षा, मानहानि, शरीर के प्रति अपकार और कठोर दायित्व के नियम, उपताप वगैरह को जानेंगे। उसके बाद कुछ विशेष प्रकार के अपकृत्य हैं, विदेशी अपकृत्य, ठीक है, इस टाइप के, मानसिक आघात, संयुक्त अपकृत्यकर्ता, ये सब परीक्षा देखिए आप BCS जे वगैरह में सब आए हुए हैं। तो इसको हम इस तरीके से क्रम वाइज पढ़ेंगे और पूरा आप कंप्लीट करेंगे। तो आइए दोस्तों अब शुरू करते हैं हम अपना आज का पहला टॉपिक, वो है अपकृत्य का अर्थ। तो देखिए अपकृत्य अंग्रेजी भाषा के शब्द टॉर्ट, एक शब्द है टॉर्ट, उसका हिंदी रूपांतर है। टॉर्ट की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से, ये टॉर्ट शब्द है, ये अंग्रेजी वर्ड है और ये अंग्रेजी वर्ड निकला हुआ है लैटिन वर्ड से और उस लैटिन वर्ड का नाम है टॉर्टम। तो अपकृत्य अंग्रेजी भाषा शब्द टॉर्ट का हिंदी रूपांतर है। टॉर्ट की उत्पत्ति लैटिन भाषा शब्द टॉर्टम से हुई है, जिसका साधारण अर्थ होता है टेढ़ा आचरण या बुरा आचरण। तो अगर आपसे ये कह दिया जाए कि अपकृत्य का तात्पर्य बुरा आचरण से है, अपकृत्य का तात्पर्य टेढ़ा आचरण से है, तो ये इससे आप अपकृत्य को समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए जब आप अपकृत्य को समझ नहीं पाएंगे तो असुविधा होगी आपको, इसलिए ये अधूरा फील होता है। वैसे साधारण रूप से अपकृत्य विधि का विधिक अर्थ ऐसे दोषपूर्ण आचरण से होता है जिससे किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। यानी ऐसे कह लीजिए कि ऐसा बुरा आचरण, ऐसा टेढ़ा आचरण जिससे किसी के विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, वो वही टेढ़ा आचरण, बुरा आचरण जिससे विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, वह अपकृत्य है। इस तरीके से आप इसको पूरा भी कर सकते हैं। यही कारण है कि इसकी परिभाषा भी, अब आइए देख लेते हैं इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। बहुत सस्ता मोबाइल है दोस्तों, ये भर जाता है, अब करें क्या। अब धीरे धीरे आपको सब बातें बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए अपकृत्य विधि की परिभाषा। देखिए अपकृत्य विधि की कोई सुनिश्चित तथा वैज्ञानिक परिभाषा देना कठिन है। अपकृत्य विधि की जैसे अपराध की परिभाषा देना कठिन है, उसी तरीके से अपकृत्य की परिभाषा भी देना बहुत कठिन है। तो अपराध की परिभाषा देने का कारण मैंने बताया था, आप
भारतीय न्याय संहिता में देखेंगे वहाँ अपराध के बारे में बताया है। तो अपराध को इसलिए परिभाषित करना कठिन था कि वो मानव व्यवहार और समाज के परिवर्तनशील अवधारणा पर आधारित था। उसी तरीके से अपकृत्य भी, जो अपकृत्य है, यह इंग्लैंड के कॉमन लॉ पर आधारित है और कॉमन लॉ संहिताबद्ध नहीं है, इसलिए इसको परिभाषित करना कठिन है। दूसरा, यह भी एक विकासशील विधि है, इसका निरंतर डेवलप हो रहा है, निरंतर इसका डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। तो जो निरंतर जिसका डेवलपमेंट और विकास हो रहा है, जिसमें रोज बदलाव आ रहे हैं, उसको परिभाषा के परिक्षेत्र में कैसे बांधा जा सकता है दोस्तों। इसीलिए अपकृत्य विधि की सुव्यवस्थित और सही परिभाषा देना कठिन है। फिर भी कुछ विद्वानों ने इसे परिभाषित करने का साहसिक प्रयास किया है और जैसे सामंड महोदय हो गए, फ्रेजर महोदय हो गए, विनफील्ड महोदय हो गए, इन सब ने परिभाषित करने का साहसिक प्रयास किया है। इनकी परिभाषा अपकृत्य विधि में महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन महत्वपूर्ण में भी महत्वपूर्ण कहने का मतलब वो है सबसे महत्वपूर्ण, वो है विनफील्ड की परिभाषा। ये आपको जानते रहना है। आइए पहले बारी बारी परीक्षा जो है आपको परिभाषा बताते हैं, फिर विनफील्ड की अच्छी से परिभाषा बताएंगे। आइए देखते हैं अपकृत्य के बारे में सामंड महोदय क्या कहते हैं। अपकृत्य विधि एक सिविल अपकृत्य है। एक लाइन की बात, अपकृत्य विधि एक सिविल अपकृत्य है। बार बार परीक्षाओं में पूछता है किसने अपकृत्य विधि को सिविल अपकृत्य कहा है, तो सामान्य महोदय हैं। अपकृत्य विधि एक सिविल अपकृत्य है जिसके लिए उपचार सामान्य विधि के अनुसार नुकसानी की कार्रवाई करना है तथा जो एकमात्र संविदा भंग, न्यास भंग एवं सामयिक भारों का उल्लंघन नहीं। यानी ऐसा अपकृत्य का मतलब एक सिविल अपकृत्य है जिसका मतलब होता है, एक मिनट दोस्तों, नुकसानी की कार्रवाई करना तथा जो एकमात्र संविदा भंग, न्यास भंग अथवा केवल सामयिक भारों का उल्लंघन नहीं। यानी यह संविदा भंग नहीं है, न्यास भंग नहीं है और सामयिक भारों का उल्लंघन नहीं है। अब आते हैं, देखते हैं फ्रेजर महोदय का। अभी आपने देखा कि सामंड ने इसे सिविल अपकृत्य बताया। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, शब्द पकड़िए। फ्रेजर महोदय के अनुसार अपकृत्य विधि एक लोकबंधी अधिकारों का उल्लंघन है। लोकबंधी मतलब जो सबके प्रति अधिकार होते हैं उसका उल्लंघन है। तो आप देखिए, अपकृत्य विधि एक व्यक्ति के लोकबंधी अधिकार का सामान्य रूप से उल्लंघन है जिससे पीड़ित पक्षकार को क्षतिपूर्ति का वाद चलाने का अधिकार उपलब्ध होता है। अगली परिभाषा है विनफील्ड की परिभाषा। विनफील्ड की परिभाषा का हम विश्लेषण करेंगे। सबसे अच्छी परिभाषा इन्हीं की मानी जाती है। क्या है? अपकृत्य पूर्ण दायित्व विधि द्वारा पूर्व निश्चित कर्तव्य भंग करने से उत्पन्न होता है। यह कर्तव्य सामान्य व्यक्तियों के प्रति होता है और इसके उल्लंघन के लिए उपचार, ध्यान दीजिए, अनिर्धारित नुकसानी के लिए वाद चलाकर किया जाता है। तो अपकृत्य पूर्ण दायित्व विधि द्वारा पूर्व निश्चित कर्तव्य भंग करने से उत्पन्न होता है। विधि ने सबके ऊपर एक कर्तव्य डाल रखा है, उसका उल्लंघन है और यह कर्तव्य जो होता है वो सभी व्यक्तियों के प्रति होता है और इसी सभी व्यक्तियों को जो के प्रति जो कर्तव्य है उसका उल्लंघन किया जाता है और उस उल्लंघन के लिए एक वाद चलाया जाता है जिसको अनिर्धारित नुकसानी का वाद कहते हैं, वो चलाया जाता है। परीक्षाओं में पूछता है कि अपकृत्य विधि में नुकसानी निर्धारित होती है, अनिर्धारित होती है, इस तरीके से पूछता है। तो वहाँ अनिर्धारित नुकसानी, ठीक है, वो न्यायालय निर्धारित करता है। अब देखते हैं उपरोक्त परिभाषाओं में से किसी की भी परिभाषा अपकृत्य विधि के सभी पहलुओं को समावेश नहीं करती, किंतु अधिकतर विद्वान विनफील्ड की परिभाषा को उत्तम मानते हैं। अगर आप विनफील्ड की परिभाषा का विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि अपकृत्य विधि में विधि कर्तव्य का उल्लंघन किया गया हो, ऐसा कर्तव्य विधि द्वारा पूर्व निश्चित हो। तो ध्यान देना है, विनफील्ड की परिभाषा के आवश्यक तत्वों में अपकृत्य पूर्ण दायित्व विधि द्वारा पूर्व निश्चित कर्तव्य भंग करने से उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब समाज में रहते हुए एक मनुष्य के कई कर्तव्य होते हैं, जैसे सामाजिक कर्तव्य, धार्मिक कर्तव्य, राजनैतिक कर्तव्य, विधिक कर्तव्य। कई कर्तव्य होते हैं एक समाज में रहते हुए व्यक्ति के, लेकिन अपकृत्य पूर्ण दायित्व विधि द्वारा पूर्व निश्चित कर्तव्य भंग करने से, यानी विधि कर्तव्य का उल्लंघन किया जाता है। सामाजिक कर्तव्य, धार्मिक कर्तव्य, राजनैतिक कर्तव्य का नहीं, विधिक कर्तव्य का उल्लंघन किया जाता है। अतः विधिक कर्तव्य के उल्लंघन से जो नुकसानी होती है उसके लिए वाद चलाया जाता है। आगे देखते हैं। अब इसको उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, जैसे
यह आदेश है कि हम किसी की मानहानि कर उसकी ख्याति को क्षति न पहुंचाएं। अब यदि हम किसी व्यक्ति का मानहानि करते हैं तो हम अपकृत्यपूर्ण दायित्व के लिए दोषी होंगे। ठीक है, तो आपने देखा विनफील्ड की परिभाषा का पहला आवश्यकता तो अपकृत्यपूर्ण दायित्व विधि द्वारा पूर्व निश्चित कर्तव्य भंग करने से उत्पन्न होता है। और दूसरा आवश्यक तत्व क्या है दोस्तों? दूसरा आवश्यक तत्व है ऐसा विधि कर्तव्य सब व्यक्तियों के प्रति होता है। ठीक है, अपकृत्यपूर्ण दायित्व समाज के सब व्यक्तियों के प्रति होता है, किसी विशिष्ट व्यक्तियों के प्रति नहीं। दूसरे शब्दों में जो कर्तव्य अधिरोपित किया गया है कि उसका उल्लंघन नहीं किया जाएगा वह राइट इन रेम प्रकृति का है, यानी अपकृत विधि में राइट इन रेम का उल्लंघन किया जाता है और विधि कर्तव्य के उल्लंघन के लिए नुकसानी अनिर्धारित नुकसानी का वाद संस्थित किया जाता है। यदि इसको समझ लीजिए, यदि कोई व्यक्ति विधि द्वारा पूर्व निश्चित कर्तव्य भंग करने से किसी दूसरे व्यक्ति के लोकबंधी अधिकारों का उल्लंघन करता है तो ऐसे दूसरे व्यक्ति को यह अधिकार उपलब्ध हो जाता है। क्या अधिकार उपलब्ध हो जाता है? कि यदि वह चाहे तो ऐसे उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध अनिर्धारित नुकसानी की कार्यवाही कर सकता है, जिसे न्यायालय तथ्य एवं परिस्थितियों के अनुसार सम्यक ध्यान देकर निर्धारित करता है। व्यक्ति तो अनिर्धारित नुकसानी का वाद कर लाता है, न्यायालय उसको निर्धारित कर देता है। तो इस तरीके से आपने अपकृत विधि की परिभाषा को देखा, संभवतः आपको अपकृत विधि की परिभाषा कुछ समझ में आया होगा। अब अगले क्लास में हम देखेंगे अपकृत्य और अपराध में क्या अंतर है, ये आवा ऊपर पीपी नावा, ये जो ट्रिक है इसका क्या मतलब है, ये अगली कक्षा में हम देखेंगे। और साथ ही साथ अपकृत्य और संविदा भंग में अंतर क्या होता है ये देखेंगे। तब हम आगे बढ़ते हुए अपकृत्य और न्यासभंग में अंतर देखेंगे अगली कक्षा में, और अपकृत्यपूर्ण दायित्व का आधार देखेंगे। सीमित अपकृत्यों का सिद्धांत यानी कबूतर खाने का सिद्धांत क्या होता है, अब ये सब आगे वाली कक्षा में हम देखेंगे। 10 मिनट से कम वीडियो का हमारा प्रयास रहता है दोस्तों, कभी कभी 1-2 मिनट ज़्यादा हो जाता है, कोशिश रहती है कि 10 मिनट से कम हो। इसीलिए मैं बहुबात करना, फालतू बात करना चैनल पे पसंद नहीं करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि केवल पढ़ाई की बात ही हो। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार।